तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रोहित चरसिया और आप देख रहे हैं आरसीटी द इलेक्टोरल प्रोसेस। अब क्वेश्चन ये है कि भाई इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होता है। देखो, मान लेते हैं कि आप एक पॉलिटिशियन है या फिर मान लेते हैं कि आप नहीं हो, आपके बाजू वाला है। तो क्या हुआ, वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो जीतना चाहता है, या फिर मैं यूं बोलूं कि उसको पावर चाहिए। पावर क्यों? क्योंकि उसको पावर पाके वो उसके जो डिजायर है, हो सकती है कि उसके जो डिजायर हो वो पूरे एरिया को शांत करने का हो, क्रिमिनल फ्री करने का हो, कुछ भी हो सकता है। उसका डिजायर है कि उसको पावर मिले, बिकॉज पावर उसके पास आएगा तो ही वो क्या कर सकता है, कुछ काम कर सकता है। तो जो पावर का जो एक्सचेंज होता है ना, आज किसी और के पास पावर है, कल किसी और के पास पावर होगा। जो पावर का एक्सचेंज है ना, ये पावर का एक्सचेंज किस प्रोसेस द्वारा होता है? बाय इलेक्टोरल प्रोसेस। मतलब इलेक्शन के प्रोसेस द्वारा क्या होता है, पावर का चेंज होता है, हैंडओवर होता है पावर का। ठीक है, पहले के टाइम पे जब किंग्स लोग होते थे तब पावर का एक्सचेंज कैसे होता था, जरा सोचो। पावर का एक्सचेंज उस टाइम पे वॉर से होता था। मान लेते हैं कि मैं किंग हूं, अरे मान लो कि मैं किंग हूं, ओके। तो मैं किंग हो गया एंड आप चाहते हो, या फिर कोई एक्स वाई जेड बंदा चाहता है कि वो किंग बनना चाहता है, तो क्या होगा, वो मुझे मार देगा, वॉर करेगा मुझसे, बहुत लोग मारे जाएंगे, फिर वो किंग बनेगा। ऐसे चलते रहेगा। लेकिन यहां पर पावर का जो हैंड ओवर होता है शांति से होता है और बाय इलेक्टोरल प्रोसेस द्वारा होता है। एंड यहां पर क्या होता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक खुद चुनती है। उस टाइम पे जो किंग है, राजा है, उसका बेटा ही क्या होगा, राजा होगा। लेकिन आज टाइम पे जो पब्लिक जिसको वोट देती है वो किंग बनता है, लाइक प्रधानमंत्री मोदी। क्लियर? तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि इलेक्शंस जो है वो कैसे काम करता है और इलेक्शंस के प्रोसेस क्या होते हैं, संविधान में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स में क्या बताया गया है, एवरीथिंग रिगार्डिंग टू इलेक्शंस, सब कुछ हम लोग एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। द इलेक्टोरल प्रोसेस। Elections have played a major role in the working of the Indian democracy. अच्छा, डेमोक्रेसी क्या होता है ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, है कि नहीं? तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग बात कर चुके थे डेमोक्रेसी क्या होता है। ठीक है, जो इंडिया का जो डेमोक्रेसी है उसको और मजबूत करने के लिए जो इलेक्शंस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन आर टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस और उसका रिप्रेजेंटेटर मतलब जो नेता होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी को और भी मजबूत करने के लिए। वी नो दैट पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिलेक्टेड थ्रू इलेक्शन। हमें मालूम है कि जो नेता होता है वो इलेक्शन के थ्रू क्या होता है, उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। इलेक्शंस हेल्प टू ब्रिंग चेंज इन पावर थ्रू पीसफुल मीन्स। Different political parties get an opportunity to rule. Policies of the government and life of the society also changes. बोला गया है कि जो इलेक्शंस होता है उसके तहत उसकी हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, कोई भी चेंजेस लाते हैं। एंड जो चेंजेस होता है वो बहुत ही पीसफुली होता है। पहले के टाइम पे कैसा होता था कि अगर एक किंग है एंड दूसरा जो उस पर अगर वॉर करता है तो इसका पावर इसके पास आ जाएगा, लेकिन इसमें वॉर होता था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें पावर जो चेंजेस होता है वो विदाउट एनी वायलेंस होता है। वी एक्सपेक्ट दैट द रिप्रेजेंटेटिव्स वी इलेक्ट शुड बी efficient, honest and trustworthy and that they should respect the opinion of the people. बोला गया है कि हम लोग ऐसा होप करते हैं कि जो हमारा नेता हो क्या हो, प्रॉपर ईमानदार हो, हम इस पर विश्वास कर सकें और इसी के साथ साथ पब्लिक का रिस्पेक्ट और उसके ओपिनियन का रिस्पेक्ट करता हो। द इलेक्टोरल प्रोसेस शुड आल्सो बी फ्री, फेयर एंड रिलेबल। जो इलेक्शंस होता है वो क्या होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए, विदाउट एनी वायलेंस होना चाहिए। To ensure that the Constitution of India has made provision for an independent election commission to administer the election process in India. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 324 में ये प्रॉपर तरीके से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। मतलब क्या हुआ, वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहेगी, किसी पर भी वो क्या रहेगी, डिपेंडेंट नहीं रहेगी। क्लियर है? The Election Commission of India and the state election commission conduct all important elections in our country. हमारे कंट्री में सारे के सारे जो इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे सेंट्रल लेवल के हो, सब इलेक्शन कमीशन ही करवाती है।
The entire process of elections from declaring the date of elections to the declaration of the results is carried out under the direction and the control of Election Commission. हमारे देश में जो भी इलेक्शंस से रिलेटेड होता है, चाहे वो टाइम टेबल का हो, इलेक्शंस कब होना है, कब नहीं होना है, एवरीथिंग कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है. द इलेक्शन प्रोसेस इज एन इंसेपरेबल कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेटिक प्रोसेस. बोला गया है कि जो इलेक्शन प्रोसेस है वो जो इलेक्शन कमीशन प्रोसेस है वो इनसेपरेबल है. मतलब क्या, वो हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसका एक अभिन्न भाग है, इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते. In this chapter, we will understand the structure, functions, and the role of the Election Commission. We will also discuss the reforms required to be made in the electoral process. हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है इलेक्शंस का. इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमें और भी क्या बदलाव लाने चाहिए इलेक्शन प्रोसेस में. अब बात करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन. देखो, जो इलेक्शन कमीशन है ना, इसको बहुत सारे काम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन, पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के या फिर संविधान के किस आर्टिकल नंबर में ये इलेक्शन कमीशन के बारे में बोला गया है. इसके पहले एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में हमेशा आता होगा, क्या ईवीएम हैक हो सकती है क्या? दूसरा क्वेश्चन, क्या कोई गवर्नमेंट जिसकी है वो क्या हमेशा नहीं जीत सकता? बिकॉज गवर्नमेंट उसकी है, पुलिस उसकी है, आर्मी उसकी है, तो कुछ भी कर सकता है वो, है कि नहीं? नहीं कर सकता. क्यों? बिकॉज एक कमिटी होती है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन. एंड इलेक्शन कमीशन आर्टिकल नंबर 324 में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है. मतलब ये किसी के डिपेंडेंट नहीं रहती, ये अपना एक ऑटोनॉमस बॉडी है. ठीक है, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, इलेक्शन कमीशन का चीफ कौन होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, एंड इसके साथ साथ इसको कौन अपॉइंट करता है, एंड इसको क्या निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, एवरीथिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्शन कमीशन में. तो फटाफट एक एक लाइन, एक एक अक्षर को हम लोग अच्छे से मीनिंग के साथ उसको कवर करेंगे और जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन में क्या क्या होता है और कैसे कैसे और क्यों होता है. इलेक्शन कमीशन, देखो, इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन इज सेंट्रल टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस. इंडिया में इलेक्शन कमीशन ये एक सेंटर है. ये क्या है? एक सेंटर है, इलेक्शन कराने का एक सेंटर है. आर्टिकल 8 मतलब क्या होता है? यहाँ पे आर्टिकल होगा. आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टेब्लिश्ड दिस ऑटोनॉमस बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर कमिश्नर्स. मतलब इसका मतलब ये होता है कि आर्टिकल नंबर जो हमारे संविधान है, जो हमारा संविधान है, उसका आर्टिकल नंबर 324 क्या बोलता है कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है. ऑटोनॉमस मतलब ये होता है कि ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद से काम करेगी, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है. मतलब ये हुआ कि इसे कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, इसे कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है कि आपको ये करना है, कि आपको वो करना है. उसी के साथ साथ इसमें क्या होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है. एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, मतलब एक हेड होता है और उसके 2 अलग कमिश्नर फिर से होते हैं, उसके 2 अलग कमिश्नर फिर से होते हैं. तो याद रखना है, आर्टिकल नंबर 324 ये ऑटोनॉमस बॉडी है और इसका एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और इसके 2 सहयोगी मतलब 2 हेल्पर होते हैं. अब बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे इंडिया में सबसे जो फर्स्ट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था सुकुमार सेन. सुकुमार सेन था और इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई किया था 1921 में. एंड ये क्या हुए थे लगभग 1950 तक. कब इन्होंने क्या किया, जो इलेक्शन हुआ था उसमें इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी, जो बहुत ही तकलीफदायक थी. मतलब उस टाइम पे न्यू आजाद इंडिया का न्यू इलेक्शन हुआ था, तो आप समझ सकते हैं क्या तकलीफ उनको हुई होगी. ठीक है, सब कुछ अरेंज करने में. अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इलेक्शन जो कमिश्नर है उसको कौन अपॉइंट करता है, कौन उसको जॉब देता है? तो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, लेकिन अपॉइंट करने के बाद उनको आसान तरीके से निकाल नहीं सकते हैं. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट इजिली और ऑन अकाउंट ऑफ एनी पॉलिटिकल रीजन्स. किसी भी रीजन से, चाहे वो कोई पॉलिटिकल रीजन हो, चाहे किसी भी रीजन से, उस इलेक्शन कमिश्नर को प्रॉपर तरीके से, मतलब आसानी तरीके से निकाल नहीं सकते हैं.
दिस इज नेसेसरी सो एज टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशंस। ये जरूरी है क्योंकि सीधी सी बात है यार, अगर उसको आसानी से निकाल सकते हैं तो कोई भी बोलेगा, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि अभी जो मौजूदा समय में जो गवर्नमेंट है, मान लेते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट है, वो बोलेंगे कि भाई एक काम करो, हम ही जीतने चाहिए, अगर तो हम नहीं जीते तो हम आपको निकाल देंगे। मतलब मैं बीजेपी का एग्जांपल लिया, मतलब कोई भी ऐसा हो सकता है जिसकी रूलिंग पार्टी रहेगी, है कि नहीं। तो इसलिए क्या हुआ, ये जरूरी है कि वो एक ऑटोनोमस रहे और किसी पर भी डिपेंडेंस ना रहे। There is a separate provision made for the expenses of election commissions। अलग से एक प्रोविजन बनाया गया है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें यह बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन में कितने पैसे खर्चे होंगे। इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका कोई खुद का स्टाफ नहीं होता, उसका कोई खुद का स्टाफ नहीं होता। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉयज हेल्प द इलेक्शन कमीशन टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। जो गवर्नमेंट का जो ऑफिसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्शन कमीशन का हेल्प करते हैं इलेक्शंस करवाने के लिए। आपने सुना होगा कि जब इलेक्शंस आते हैं तो आपके टीचर्स लोग का कहीं ना कहीं ड्यूटी लग जाती है, तो ड्यूटी जो लग जाती है वो कौन करवाता है, इलेक्शंस कमीशन करवाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इलेक्शन जो स्पेशल कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग वोटर्स इज रन फॉर वोटर्स रजिस्ट्रेशन। द नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड फॉर द पर्पज। ठीक है, मतलब कि लोगों को इनकरेज करने के लिए कि भाई आप आकर वोट दो, बिकॉज वोट नहीं देंगे तो कोई भी जीत जाएगा, इसलिए आप आके वोट दो। इनको इनकरेज करने के लिए नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पे गुंडा है, एक यहाँ पे क्या गुंडा है, ठीक है, और एक यहाँ पर एक बंदा है जो मतलब सभ्य है, दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब तो मुझे बताओ, ये गुंडा है तो ऑफकोर्स इसके सपोर्टर्स बहुत होंगे, तभी तो गुंडा है ये। इसके सपोर्टर्स 100 लोग हैं, हाँ, और ये पूरे समाज में 400 लोग रहते हैं। कितने रहते हैं, 400 लोग रहते हैं। लेकिन जो वोट देने आए उसमें 100 तो वो इसको ही वोट देंगे, और 100 वोट देंगे, डर के मारे उसको वोट देंगे। लेकिन जो सभ्य इंसान है इसको सिर्फ 50 वोट मिला। क्यों? क्योंकि सब लोग वोट देने नहीं आए। इस वजह से क्या हुआ, कम वोट पाकर भी क्या होगा, ये गुंडा जीत जाएगा। इसलिए सबका वोट देना बहुत जरूरी होता है। फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका फंक्शन क्या है, उसको क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए। तो फंक्शन बहुत सारे हैं, जैसे वोटर लिस्ट बनाना, फिर टाइम टेबल बनाना कि कब कहाँ पर इलेक्शंस होना है। जो नॉमिनेट होते हैं, जैसे मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो ऑफ कोर्स यार कुछ तो बैकग्राउंड होना चाहिए मेरा, कि मैं इंडियन हूँ कि नहीं हूँ, मेरा क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, मेरा एजुकेशन क्या है, एवरीथिंग कौन चेक करेगा, इलेक्शन कमीशन। इसी के साथ साथ जो डिस्प्यूट हो जाता है, दो पार्टीज हैं, डिस्प्यूट होगा, कुछ लफड़ा हो गया, उस लफड़े को सॉल्व भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। मतलब एवरीथिंग जो वर्किंग होता है इलेक्शन कमीशन का, पूरा प्रॉपरली लाइन टू लाइन हम लोग इस टॉपिक में सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो बिना देर किए हम लोग चलो एक लाइन पूरा पढ़ के समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के कौन कौन से काम होते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। देखो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट है प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट। कोई भी बंदा है अगर वोटिंग करने जा रहा है, वोट डालने जा रहा है, तो उसके पास क्या होता है, उसका नाम आता है पहले उस एरिया में कि हाँ भैया आप इस एरिया में वोट जाकर दे सकते हो। तो इसलिए उनका वोटर लिस्ट तैयार करना, कौन वोट दे सकता है, कौन वोट नहीं दे सकता है। इस मामले में एवरी इंडियन सिटीजन हु हैज कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज हैज अ राइट टू वोट। जो भी बंदा है जो 18 साल पूरा कर चुका है उसको वोट देने का अधिकार है। टू एक्सरसाइज द राइट टू वोट सिटीजन्स नेम मस्ट बी इन द वोटर्स लिस्ट। अगर आपको वोट देना है तो आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स, अपडेट द एग्जिस्टिंग वोटर्स लिस्ट एंड इंक्लूड द नेम्स ऑफ न्यू वोटर्स। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि जो नए वोटर्स हैं उनको भी वोटर लिस्ट में डाला जाए और सभी लोगों का नाम उसमें होना चाहिए। द इलेक्शन कमीशन हैज द अथॉरिटी टू इशू आइडेंटिटी कार्ड्स ऑफ द वोटर्स। इलेक्शन कमीशन को इतना अधिकार है कि वो जो लोग होते हैं उनको वोटर कार्ड्स भी प्रोवाइड करे। आप अपने डैड से, अपनी मॉम से पूछेंगे कि आपका वोटर कार्ड्स कहाँ पर है, तो आप उनका वोटर कार्ड देख सकते हो कि उनका वोटर कार्ड कैसे होता है और कैसे इलेक्शंस में जाकर वोटिंग दी जाती है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन कैंडिडेट्स हैव ओनली द कंडीशंस ऑफ एज एज एलिजिबिलिटी व्हाई शुड दे गिव अदर इंफॉर्मेशन टू इलेक्शन कमीशन। बोला हुआ है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है, व्हेन कैंडिडेट्स हैव ओनली द कंडीशंस ऑफ एज एलिजिबिलिटी,
जब जब हमें सिर्फ यही देखना है कि जो बंदा है बस 18+ होना चाहिए, अब जाकर वोट दे सकता है, तो उसको और जानकारी देने की जरूरत क्यों है? सीधी सी बात है, सीधी सी बात है ना। हो सकता है कि भाई वो पाकिस्तानी हो सकता है कि वो बांग्लादेशी हो, क्योंकि जो पाकिस्तानी होते हैं, जो बांग्लादेशी है, हमारी तरह ही दिखते हैं, तो हो सकता है कि वो आ जाएं एंड वो आकर हमारे देश से जो नफरत करते हैं, जो खड़े होते हैं वोट पॉलिटिकल पार्टीज से, उनको वोट देंगे, वो जीत जाएंगे। अब वो जीत जाते हैं तो क्या होगा, हमारे देश में नफरत फैलाएंगे। इसलिए ये चेक करना जरूरी होता है कि वो जो बंदा वोट देने जा रहा है वो हमारा ही देश का है कि दूसरा देश का है। इसलिए हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है उनको। आपके हिसाब से क्या इसका आंसर होगा, आप मुझे बताएं। Why are the candidates required to give the information of their property to election commission? जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो इलेक्शंस में लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको ऐसा क्यों जरूरी होता है कि वो इलेक्शंस कमीशन को अपना प्रॉपर्टी का पूरा हिसाब किताब उनको देंगे, इलेक्शन कमीशन को देंगे? ऐसा जरूरी क्यों होता है? इसका आंसर मुझे आप दोगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट बात करते हैं जो इलेक्शन कमीशन करता है, वो ये है डिसाइड द टाइम टेबल एंड द प्रोग्राम ऑफ इलेक्शंस। कब इलेक्शंस होने हैं, कब नहीं होने हैं, किस जिला में इलेक्शंस होना है, किस राज्य में इलेक्शंस होना है, ये टाइम टेबल डिसाइड कौन करता है? इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ पढ़ाने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर जो नेक्स्ट बात ये है, वो बात ये है कि स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट्स। स्क्रूटिनी मतलब होता है कि जांच पड़ताल करना। क्या करना? जांच पड़ताल करना, ये चेक करना, ये सब चेक करना कि जो बंदा है, जो बंदा इलेक्शंस लड़ रहा है, पहली बात वो इंडियन है या नहीं है, वो इंडियन ओरिजिन का बंदा है कि नहीं है। दूसरा, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है। तीसरा, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। चौथा, उसका एजुकेशन कितना है। ये सारी चीजों को क्या होता है, प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है और तब जाके उसको फाइनलाइज किया जाता है, तब उसको टिकट दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए। ये बात हो गई इस सब चीज में। नेक्स्ट बात करते हैं गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। यहां बताया गया है कि सीधी सी बात है कि कोई भी चीज, कोई गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज मतलब हमारे पास बहुत सारी पार्टीज है। वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री। न्यू पार्टीज कंटिन्यू टू बी फॉर्म्ड। स्प्लिट इन द पार्टीज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू पार्टीज। हमारे देश में बहुत सारी पार्टीज है कि नहीं है? पार्टीज होती हैं वो स्प्लिट हो जाती है, मतलब बट जाती है। फॉर एग्जांपल बात करता हूँ कांग्रेस। पहले कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी थी एंड जो कांग्रेस पार्टी थी वो एक अंग्रेज था। 1885 में एक अंग्रेज था जिसका नाम था A.O. ह्यूम। क्या नाम था? A.O. ह्यूम। उस अंग्रेज ने उस पार्टी को बनाया था, कांग्रेस पार्टी को, ठीक है। उस कांग्रेस पार्टी से पार्टी नहीं पार्टी, आई एम रियली सॉरी। उस पार्टी से क्या हुआ, बहुत सारे लोग निकले, जैसे एनसीपी, आई थिंक उसी से निकली पार्टी है। फिर टीएमसी, आई एम रियली सॉरी, हो सकता है कि मैं रॉन्ग हूं, लेकिन ऐसे बहुत सारी पार्टीज जो क्या हुआ कांग्रेस से निकल कर पार्टी बनी है। तो सीधी सी बात है, वो पार्टीज क्या होती हैं, एक पार्टी से बहुत सारी पार्टीज निकल जाती हैं। तो उनको अलग से काम देना, मतलब उनको अलग से पहचान देना काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का होता है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन आल्सो हैज अ राइट टू de-recognize any political parties. The election commission also allots election symbols to the political parties. बोला ये क्या है कि इलेक्शन कमीशन किसी पार्टीज को सिंबल दे भी सकता है, मतलब कोई नई पार्टी को पहचान दे भी सकता है और उसको डी-रिकॉग्नाइज भी कर सकता है, उस पार्टी को खत्म भी कर सकता है, उस पार्टी को खत्म भी कर सकता है। ये सारे काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ही करता है। प्लस जो सिंबल होते हैं, जैसे कांग्रेस का हाथ का सिंबल है, शिवसेना का आई थिंक तीर का निशान है एंड धनुष तीर का निशान है, मनसे का इंजन है, बीजेपी का कमल है। ये जो इलेक्शन जो सिंबल है, सिंबल कौन देता है? वो इलेक्शन कमीशन ही देता है। नेक्स्ट बात करते हैं टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस। अगर इलेक्शन होते वक्त कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जैसे मान लेते हैं दंगा हो गया, या फिर मान लेते हैं कि एक पार्टी है वो इल्जाम लगा रही है कि जो दूसरी पार्टी है वो धमका रही है वोटर्स को, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि ऐसा मतलब आरोप लगा रहे हैं कि जो ईवीएम मशीन है जिसमें वोट देते हैं वो कोई हैक कर लिया। ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इन प्रॉब्लम्स को क्या करता है? इलेक्शन कमीशन उसको सॉल्व करता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है, कोड ऑफ कंडक्ट, why two conditions among the following is the violation of code of conduct।
तो यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट हमने नहीं पढ़ा है कि नहीं, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। पहले हम लोग ये जान लेते हैं, है क्या यहाँ पर दिया है क्या, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर दिया है कोड ऑफ कंडक्ट, तो हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि आप इसको खुद भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही सज्जन बुजुर्ग साहब हैं, जिनका नाम है क्या, साम शरण नेगी। साम शरण नेगी जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ये हमारे इंडिया का फर्स्ट वोटर थे, हमारे इंडिया के फर्स्ट वोटर थे, जिन्होंने क्या किया, लोकसभा इलेक्शन में 1951 में क्या किया था, अपना वोट डाला हुआ था। तो इनका नाम याद रखना है आपको। प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, जरा सोचो, हर एक काम का एक प्रोसेस होता है, तो इलेक्शंस का भी एक प्रोसेस होता होगा, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, है कि नहीं। तो सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं इलेक्शंस के, कैसे होते होंगे। एग्जाम्पल के लिए, पहले वोटर लिस्ट बनाते होंगे, सपोज मैं 18+ हो गया तो क्या करेंगे, मेरा वोटर लिस्ट बनेगा। एग्जाम्पल के लिए, आपके घर में भी वोटर आईडी होगा, वोटर कार्ड होगा, किसका, मम्मी के पापा का होगा, तो वैसे ही मेरा क्या होगा, वोटर आईडी बनेगा पहले, कि हाँ भाई ये बंदा अभी इलेक्शन में वोटिंग दे सकता है। फिर मेरा कार्ड बनेगा, कार्ड के बाद कहाँ कहाँ इलेक्शंस होना है, वो टाइम टेबल तैयार होगा। टाइम टेबल के बाद क्या होगा, जो लोग नॉमिनेट कर सकते हैं, जो इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं, वो लोग अपना फॉर्म भरेंगे, मतलब नॉमिनेशन करेंगे। फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, कैंपेन होता है, अब की बार मोदी सरकार, कांग्रेस, बीजेपी जो भी है, ये होगा। ये होने के बाद क्या होगा, एक्चुअल वोटिंग होगा, वोटिंग के बाद काउंटिंग होगा, एंड काउंटिंग के बाद क्या होगा, रिजल्ट आएगा। एंड रिजल्ट के बाद अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई ब्लेम करता है, कोई पार्टी ब्लेम करती है कि देखो इस फलाने ने ये काम करके जीत गया, ये सारे डिस्प्यूट्स को भी इलेक्शन कमीशन क्या करती है, सॉल्व करती है। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो इलेक्शन कमीशन करती है, उनके प्रोसेस होते हैं। एक क्वेश्चन और, अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया, मैं अब इलेक्शन में खड़ा हो गया एंड अब मुझे जीतना है, मैं अपने पार्टी का प्रचार कर रहा हूं, कैंपेन कर रहा हूं, तो क्या मैं कुछ भी बोल सकता हूं क्या, कुछ भी मतलब कुछ भी बोल सकता हूं क्या, नहीं। एक रूल्स होता है, एक गाइडलाइंस होता है, जिसको बोलते हैं क्या, कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, एवरीथिंग लाइन टू लाइन हम लोग चलो सीख लेते हैं पढ़ पढ़। एक बात और, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ये एक्सप्लेनेशन ही समझ में आ जाता है, तो उनको टेक्स्ट बुक रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जो लाइन टू लाइन पढ़ाने का जो तरीका है उसको आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं आता है तो आप उसको पढ़ो, देखो, एंड इसी के साथ साथ क्या होगा, भले थोड़ा सा टाइम जाता है, लेकिन क्या होगा, और आपका रीडिंग थोड़ा सा स्लो है तो आप वो भी यहाँ पर करेक्ट कर सकते हो। तो चलो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो देखो पहला प्रोसेस होता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखो अब क्वेश्चन ये है कि भाई क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब होता क्या है, पहले जान लेते हैं। देखो मैं आपसे अगर पूछूं कि आपका एरिया कितना है, तो आप बोलेंगे भाई मेरा मोहल्ला, है कि नहीं, है कि नहीं। अगर मैं आपको बोला, अगर आप मुंबई में रहते हो या फिर आप महाराष्ट्र में किसी भी कोने में रहते हो, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि जो नगर सेवक होता है उसका मोहल्ला जितना हद तक वो काम कर सकता है, फिर इसके बाद दूसरे नगर सेवक का एरिया स्टार्ट होता है, फिर दूसरे नगर सेवक का एरिया स्टार्ट होता है, तो ये हो गया एक नगर सेवक, ये हो गया दो नगर सेवक, ये हो गया तीसरा नगर सेवक। तो सीधी सी बात है, जब ये जो पहला वाला नगर सेवक है, जब ये चुनाव लड़ेगा, इलेक्शन लड़ेगा, तो जो इतने एरिया में जो लोग रहते हैं वही लोग क्या करेंगे, इसको वोट देंगे, वही लोग क्या करेंगे, इसको वोट देंगे, है कि नहीं। अब जो दूसरा बंदा है जब वो इलेक्शन लड़ेगा तो वो क्या करेगा, सिर्फ उतने ही लोग उसको क्या करेंगे, वोट देंगे। एंड ऐसे ही थर्ड बंदे का है, ऐसे ही किसका है, थर्ड बंदे का है। तो ये जो एरिया सिलेक्टेड है ना, कि हाँ वो बंदा उतने में ही काम करेगा और उतने ही लोग उसको वोट दे सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो गया।
अब दूसरी बात ये करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है ना, वो इलेक्शन के बेस पर क्या होती है, बदलती रहती है। मान लेते हैं कि अगर पीएम का इलेक्शन होता है तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, बदल जाती है, बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं सीएम का इलेक्शन होता है तो थोड़ा छोटे हो जाते हैं, नगर सेवक का और छोटा हो जाता है, ग्राम पंचायत का सिर्फ एक गाँव हो जाता है। तो ऐसे क्या होता है कि इलेक्शन के बेस पर क्या होता है, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ जाता है। अगर मैं सिंपल भाषा में अगर बात करूं तो सब लोगों को एक एक एरिया बांट दिया जाता है। एक बहुत बड़ा एरिया है, उस बहुत बड़े एरिया को छोटे छोटे एरिया में बांट देते हैं, और उन छोटे छोटे एरिया में एक एक बंदे को सिलेक्ट कर देते हैं, और ये बंदे क्या करेंगे, अपने अपने एरिया का डेवलपमेंट करेंगे। इन जो एक एक एरिया हो जाता है ना, इस एरिया को बोलते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और उस एरिया के बेस पर क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं। फिर बात करते हैं फाइनलाइजिंग वोटर लिस्ट। जो वोटर्स लिस्ट बता चुका हूं पहले, वोटर लिस्ट बनाया जाता है, नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द स्क्रूटिनी ऑफ द नॉमिनेशन फॉर्म्स। जो बंदे होते हैं जिनको इलेक्शंस लड़ना होता है वो क्या करते हैं, अपना फॉर्म भरते हैं, एंड फॉर्म भरने के बाद क्या होता है, उनका जो नॉमिनेशन होता है, जो फॉर्म में जानकारी लिखे होते हैं उस पूरी जानकारी को चेक किया जाता है कि वो कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। फिर इलेक्शन कैंपेन होता है। इलेक्शन कैंपेन मतलब ये होता है कि सभी लोग क्या करते हैं, अपना अपना प्रचार करते हैं, ये बोलने के लिए भाई हमको वोट दो या हमको वोट दो, ये प्रचार होता है। उसी के साथ साथ क्या होता है, फिर एक्चुअल वोटिंग हो जाती है, एंड वोटिंग होने के बाद काउंटिंग होती है। काउंटिंग होने के बाद क्या होता है, रिजल्ट आता है, एंड रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। फिर बात करते हैं, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हम उसकी बात करें तो उस पॉइंट ये है कि हाँ एक मिनट, हाँ पॉइंट ये है, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है तो आपको समझ में आ गया है कि नहीं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। मान लेते हैं कि मेरा एरिया है, मैं यहाँ का नेता हूं, मैं जीत गया यहाँ पे। अभी यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मान लेते हैं कि 1 लाख है। कितनी है, 1 लाख है, ठीक है। 1 लाख जो पॉपुलेशन है, 10 साल के बाद क्या हुआ, यहाँ की पॉपुलेशन हो गई 10 लाख हो गई। तो क्या अब एक बंदा इस पूरे एरिया को संभाल सकता है क्या, नहीं। तो क्या करेंगे, इस एरिया को बांट देंगे, इस एरिया को फिर से 2 खंड कर देंगे। तो अब यहां पर एक नेता होगा, अब यहां पे एक नेता होगा। इसको बोलते हैं क्या, रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रीस्ट्रक्चरिंग। मतलब ये कि जहां की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो वहां का जो साइज होता है कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसको चेंज कर देते हैं। तो हमारे इंडिया में लोकसभा की कितने सीट है, कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज है, 543। मतलब पूरे इंडिया को काम करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए 543 भाग में बांटा गया है। कितने भागों में, 543 में बांटा गया है, ठीक है। एंड जो इसमें एक जो नेता खड़ा होता है एक एरिया में, उसको बोलते हैं संसद। क्या बोलते हैं उसको, संसद। या फिर उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। क्या बेटा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हाउ आर दीज मेंबर्स इलेक्टेड, तो बताओ वो जो मेंबर्स कैसे इलेक्टेड होते हैं, उनका क्या होता है, इलेक्शन होता है। एवरी मेंबर्स रिप्रेजेंट 1 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर एक मेंबर क्या होता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ लोकसभा। क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। मतलब ये हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको डिलिमिटेट करना, मतलब क्या वो उसका लिमिट बढ़ाना है घटाना है, किसका काम होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है। The delimitation of commission does not succumb to any pressure while restructuring the constituencies। मतलब क्या हुआ, अगर वो ऐसा कर रहे हैं, कोई एरिया को छोटा या बड़ा कर रहे हैं, तो उनको ऊपर कोई किसी का भी कोई प्रेशर नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या होता है, व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, देखो सीधी सी बात है कि अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो सीधी सी बात होता क्या है ना, कि कभी कभी एक बंदे को मालूम होता है कि भाई मुझे तो सिर्फ ये एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही वोट देंगे, तो क्या करेगा, उन कास्ट को भड़काने के लिए कुछ ऊंची नीची बातें करेगा। ये भी कोई एक रिलीजन का बंदा है, उसको मालूम है कि सिर्फ यही रिलीजन के लोग मुझे वोट देंगे, तो क्या करेगा, वो भड़काऊ भाषण देगा, मतलब वो वायलेंस फैलाने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। या फिर क्या करेगा, वो गुंडाई करेगा, वो दादागिरी करेगा। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि उसमें एक रूल होता है कि आप कैसे कैसे लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हो और कैसे कैसे लैंग्वेज का उपयोग आप नहीं कर सकते हो। उसको बोलते हैं क्या, कोड ऑफ कंडक्ट। क्या बोलेंगे उसको, कोड ऑफ कंडक्ट। तो होप सो ये जो लिखा हुआ ये आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझेगा तो मैं हूं। अभी यहां पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि
challenges in conducting free and fair elections। हमारे देश में इलेक्शंस जब हम करवाते हैं तो आप देखो कि दंगा हो जाता है, ठीक है। पहले के टाइम पे तो ऐसे होता था कि जो डिब्बे में पहले वो लोग अपनी पर्ची डालते थे, वो पर्ची ही गैप कर देते थे, पहले ऐसे होता था। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे देश को अभी सुधारना है? वो पहला है मिस यूज ऑफ मनी। मिस यूज ऑफ मनी, जब इलेक्शन होता है तो पैसा को पानी की तरह बहाते हैं। 500 रुपया एक बंदे का, 1000 एक बंदे का, 1-1 करोड़ रुपया देते हैं नेता खरीदने के लिए, 1-1 करोड़ रुपया देते हैं। तो क्या हुआ? ये मिस यूज ऑफ मनी है। मनी से क्या करते हैं? लोग खरीद लेते हैं। अब एक बंदा जो पैसा देकर जीता हुआ है, बताओ वो डेवलपमेंट करेगा? नहीं करेगा ना। वही बात है। मेनी पॉलिटिकल पार्टीज गिव इलेक्शन टिकट्स टू द कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड। मतलब बहुत सारे जो लोग होते हैं, मतलब पार्टीज हैं, वो उनको वोट देता है, उनको वोट मतलब उनको टिकट देते हैं। मतलब एक जो पार्टी है ना, वो पार्टी से तभी, जैसे मान लेते हैं कि बीजेपी पार्टी है, हाँ बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी पार्टी है, अगर मुझे चुनाव लड़ना है, अगर मुझे उनके पार्टी से चुनाव लड़ना है तो वो पार्टी मुझे क्या देगी? टिकट देगी, तभी मैं चुनाव लड़ सकता हूं। अदरवाइज मैं चुनाव लड़ सकता हूं लेकिन बिना किसी पार्टी के चुनाव लड़ूंगा, ठीक है। तो जो पार्टीज होती हैं, बहुत सारी पार्टीज ऐसे होती हैं, वो क्या करती हैं? ऐसे लोगों को टिकट दे देती हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है अनदर मेजर चैलेंज इज वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शंस। जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि इलेक्शन के होते वक्त क्या होता है? वायलेंस हो जाता है, दंगा हो जाता है। वो चीजों को रोकना चाहिए। डू यू नो, देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि पहले स्टार्टिंग से इलेक्शंस कैसे होते थे, फिर कैसे बदलाव हुआ, बस वही दिया हुआ है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो दिया हुआ है द रिटेन द कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिक्स लीडर्स गिव इलेक्शन टिकट्स टू द देयर ऑन रिलेटिव्स। ये देखो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर होता ये है कि टिकट उनको दे देते हैं, अपने रिलेटिव्स को ही टिकट दे देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर एक पार्टी है एसपी, यूपी की एक पार्टी है जिसका नाम है सपा, ठीक है, समाजवादी पार्टी है, ठीक है। इनके जो मुखिया थे उनका नाम था श्री मुलायम सिंह यादव। फिर उनके बाद जो लीडर बने उनका नाम है आई थिंक शिवपाल यादव, या फिर उनके बाद कौन बने? उनके जो सुपुत्र हैं वो बने, इनका नाम है क्या? श्री अखिलेश यादव। तो आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि एक के बाद उनके मतलब फैमिली, हो सकता है कि भाई ये काबिल हो, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं नहीं बोल रहा हूं कि हाँ इनमें परिवारवाद है। मैं बस ये बता रहा हूं कि हो क्या रहा है, मतलब कैसा होता है परिवारवाद, कि मतलब कि आप देखोगे कि उनकी फैमिली के लोग ही राज कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि हाँ राज कर रहे हैं, हो सकता है कि भाई उसमें उनमें कोई काबिलियत हो। मैं कांग्रेस की बात करूंगा तो आप कांग्रेस को देखोगे स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो भी रूल किया हुआ है कांग्रेस लीडर में, सिर्फ गांधी फैमिली का ही रहा है, सिर्फ गांधी फैमिली का ही रहा है। कुछ टाइम पीरियड के लिए कोई और आया होगा, नहीं तो आप देखेंगे कि पहले जवाहरलाल नेहरू, वो मतलब नेहरू फैमिली के हो गए। नेहरू मतलब उन्हीं का, नेहरू मतलब जो अभी राहुल गांधी, ये जो अभी नेहरू ही फैमिली हैं, तो जवाहरलाल नेहरू हो गए। उसके बाद महात्मा गांधी को आप देखेंगे, उन्हीं से पार्टी चलती है। उसके बाद फिर आप इंदिरा गांधी देखेंगे, फिर राजीव गांधी देखेंगे, फिर सोनिया गांधी देखेंगे, अब राहुल गांधी है। तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी फैमिली ही है। तो ये क्या है? ये परिवारवाद है। ये हो सकता है कि इनमें काबिलियत हो, कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन परिवारवाद का भी एक भाषा ये हो सकता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं? अपने ही लोगों को क्या करते हैं? टिकट दे देते हैं, ठीक है। अपने ही लोगों को टिकट देते हैं, अपने ही फैमिली के लोगों को टिकट देते हैं। तो और सबसे बड़े मूर्ख इंसान वो होते हैं जो फिर इनको वोट देते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब कांग्रेस या सपा से नहीं है, मेरा कहने का मतलब कांग्रेस सपा से नहीं, मेरा बोलना यह है कि आप जो वोट दे रहे हैं तो आप देखो काबिलियत है कि नहीं है। बात इस बात की नहीं है कि हाँ वो पार्टी का ही, उसका बेटा ही चुनाव लड़ रहा है, जरूरी वो नहीं है। आपको उसके बेटे से मतलब नहीं है, आपको मतलब कि वो काबिल है या नहीं है, वो काबिल है या नहीं है, आपको उससे मतलब है। चाहे वो उनका बेटा हो, चाहे उनका सुपुत्र हो, चाहे वो नाती हो, चाहे पोता हो, बस आपको क्या देखना है कि वो काबिल है या नहीं है, आपकी जो डिमांड है वो पूरा करने वाला है या नहीं है। अब हमें इलेक्शंस में कौन कौन से रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है। रिफॉर्म मतलब होता है कौन कौन से बदलाव, चेंजेस लाने की आवश्यकता है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कौन कौन से बदलाव लाने चाहिए? तो कुछ बदलाव जो यहाँ पे दिया हुआ है सजेशन, वो ये है कि जो महिलाएं हैं उनको 50% तक पॉलिटिकल पार्टीज में टिकट देना चाहिए। कितने टिकट? 50%। ऑफकोर्स होना चाहिए यार। पॉलिटिकल पार्टीज शुड नॉट गिव, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनको टिकट न दें जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं।
फिर बात करते हैं द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंसेस। देखो क्या होता है ना कि हमारे देश में कुछ पार्टीज को ऐसे भी हो जाता है कि उनको बाहर देश से फंडिंग मिलता है। ये बहुत ही शर्म की बात है। ठीक है, आप भी जांच पड़ताल करिए, अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कौन कौन सी पार्टीज को हो सकता है उनको मालूम हो। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होता है जो बाहर देश से पैसा लेती हैं यहां पर चुनाव लड़ने के लिए। होता यूं है कि अगर वो दुश्मन देश है, मान लेते हैं कि चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो ये चाहते हैं कि हमारा देश क्या हो, बर्बाद हो, हमारा देश क्या हो, बर्बाद हो। तो क्या करते हैं ना, ये उनको यहाँ पर जो इंडिया के जो पार्टीज हैं, कुछ पार्टीज हैं, उनको क्या करेंगे, पैसा देते हैं, अंधाधुंध पैसा देते हैं कि आप इलेक्शंस लड़ो। और इलेक्शन में जब जीत जाते हैं ना वो लोग, जब जीत जाते हैं तो क्या होता है, वो हमेशा उनके फेवर में, उस कंट्री के फेवर में काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि गवर्नमेंट को हिसाब रखना चाहिए कि इलेक्शंस में कौन कितना पैसा खर्चा किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट शुड बी अमेंडेड सो दैट द कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड वुड नॉट बी एबल टू। मतलब ये बोला गया है कि जो लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए कानून बनना चाहिए कि वो लोग इलेक्शंस में ना लड़ सकें। तो आपके हिसाब से और कौन से होने चाहिए, आपके हिसाब से और कौन से रिफॉर्म होने चाहिए, मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। अभी देखो पहले चुनाव ऐसे होता था, बक्से में पर्ची डालते थे, उसके बाद फिर क्या हुआ, ये आ गया ईवीएम मशीन। ठीक है, यहाँ पे एक नोटा होता है, नोटा मतलब होता है कि अगर आपको किसी को भी वोट नहीं देना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सीधी सी बात है ना, नोटा दबा दोगे कि भैया जितने भी ये खड़े हैं ना, ये कोई भी काबिल नहीं है ऐसा आप बोल सकते हो। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मान लेते हैं कि एक नेता है, वो इलेक्शन लड़ा और बीच में ही 5 साल का टाइम होता है, अब वो 2 साल के बाद ही, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मर गया वो भाई साहब मर गए, तो क्या होगा, तो होगा ये कि इलेक्शन फिर से होगा। इलेक्शन क्या होगा, फिर से होगा। एंड इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाय इलेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, बाय इलेक्शन। फिर बात करते हैं कि मान लेते हैं कि आपकी पार्टी है, हाँ आपकी जो पार्टी है, एंड उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए 20 सीट चाहिए। कितनी सीट चाहिए, 20 सीट चाहिए। लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने कितनी सीट लेके आई है, सिर्फ 18 सीट लेके आई है। तो आपको 2 सीट और चाहिए। अब मैंने जीता हूं 5 सीट, मेरी जो पार्टी है वो जीती है 5 सीट, तो आप क्या करोगे, मेरे साथ मिल जाओगे। तो इसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार बोलते हैं। अब आप इलेक्शन तो सरकार चला रहे हो, लेकिन क्या हुआ, हो सकता है कि मेरा कोई बंदा है, वो किसी बंदे को रामपुरी डाल के भेलपुरी निकाल लिया, मतलब उसको मार दिया। आपकी गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको गिरफ्तार कर लेगी। अब मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर केस ना हो, तो आप बोलोगे भाई केस तो करना पड़ेगा, बिकॉज मीडिया को जान गया। तो आप क्या करोगे, केस करोगे, तो मैं अपना सपोर्ट खींच लूंगा, तो आपकी सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, बिकॉज आपकी सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, सीट नहीं है। तो आपकी सरकार गिर गई, और आपकी सरकार अगर गिर गई ना, तो क्या होगा, फिर से इलेक्शंस होंगे। इसको बोलते हैं क्या, मिड टर्म इलेक्शंस। ठीक है, तो इसके बारे में आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो अच्छे से, खासकर पापा से। जनरल इलेक्शंस, जो 5 साल के बाद जो इलेक्शंस होता है उसको बोलते हैं क्या, जनरल इलेक्शंस। और कौन सा, लोकसभा का। तो उसके बाद बात करते हैं, यहां पर ये जो चीज है वो आपके लिए है, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसमें आपको क्या समझा। इस टॉपिक पर हम लोग कमेंट बॉक्स में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम लोगों ने ये चैप्टर को फिनिश कर दिया। हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके एक्सरसाइज के बारे में कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस दिया हुआ है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग विथ आंसर पीडीएफ के साथ सॉल्व करेंगे, एंड वो पीडीएफ आपको मिलेगा डाउनलोड करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया, एंड आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड हाँ, एक लाइक एक शेयर बनता है। अभी रात के 2 बज चुके हैं, एंड मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, एंड ये मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज को हम लोग पूरा प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, एज वेल एज उसका पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, एंड आपको बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। थैंक यू सो मच।